नेक्स्ट में हमने देखनी है जीआईटी का ब्लड फ्लो। तो जीआईटी का ब्लड फ्लो इज़ मेनली फ्रॉम द स्प्लैंकिंग सर्कुलेशन। स्प्लैंकिंग सर्कुलेशन जो है ये सर्कुलेशन बेसिकली प्रोवाइड कर रही होती है ब्लड टू द जीआईटी ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा स्प्लीन, पैंक्रियास और लिवर को भी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि ना यहाँ से लेट्स सपोज हमारे पास गट का ब्लड फ्लो आया है फ्रॉम द वेन, और यहाँ से हमारे पास स्प्लीन और पैंक्रियास से ब्लड फ्लो आ जाता है थ्रू द पोर्टल वेन। ये एंटर कर जाता है इनटू द लिवर। लिवर में एंटर करके यहाँ पे हमारे पास लिवर साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको लाइन किया हुआ होता है रेटिक्यूलो एंडोथेलियस सेल्स ने, एपिथेलियम बना रहे होते हैं उसकी। ठीक है, ये ब्लड जब यहाँ से पास करता है ना, तो ये जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियस सेल्स जो कि साइनोसॉइड्स का एपिथेलियम बना रहे हैं, यहाँ ये क्या करेंगे, एनी बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ब्लड में प्रेजेंट होंगे उनको ट्रैप कर लेते हैं और प्यूरिफाइड ब्लड को पास करते हैं थ्रू दी हेपेटिक वेन। जो ये हेपेटिक वेन यहाँ से निकल रही है, उसके थ्रू ये जो हेपेटिक वेन है ये इंफीरियर वेना कैवा में चली जाती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज अब यहाँ जो ब्लड हमारे पास आया है फ्रॉम द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जो कि हमने खाना खाया वो स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए जाके। तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है ना, अब वो दो तरह के हैं, एक नॉन फैट वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स और एक हम देखेंगे फैट सॉल्युबल या फैटी न्यूट्रिएंट्स। पहले नॉन सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं। तो उनका क्या प्रोसीजर होता है, वो कैसे जाते हैं कि जब वो ऐसे ब्लड में जा रहे होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स आए नॉन फैट वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ ब्लड में आए, पोर्टल वेन के थ्रू इधर इंटर हुए। तो यहाँ पे जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स जो कि एपिथेलियम बना रहे थे वो सेल्स, और एक और हमारे पास लिवर के पेरेन्काइमा में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक सेल्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये उन नॉन फैट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी ब्लड फिर आगे पास कर जाता है इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू हार्ट में। लेकिन जो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं या फैटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पोर्टल वेन में या पोर्टल सिस्टम के ब्लड में एंटर ही नहीं करते। हमारे पास इंटेस्टाइन में आते हैं तो होता क्या है, इंटेस्टाइन में हमारे पास ये विलाय प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वीनस कैपिलरीज पड़ी हैं, यहाँ पे आर्टीरियल कैपिलरीज पड़ी हुई हैं। तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है इनमें, यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड आया। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड में हमारे पास वेरियस फैटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। फैटी न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज आउट करते हैं और इनटू द विलाय मूव कर जाते हैं, और विलाय से जो लिम्फ है ना वो डायरेक्टली जाती है इनटू राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में जाके लिम्फ ड्रेन हो जाती है। तो जो फैटी सब्सटेंसेस हैं वो डायरेक्टली हमारे हार्ट में चले जाते हैं। नेक में जीआईटी ब्लड सप्लाई, तो इसमें से ये वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कट कर दिया। दरमियान वाले पैराग्राफ में वो क्या बता रहा है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज और जीआईटी। तो यहाँ पे जब ब्लड आता है फ्रॉम द आयोटा और डिफरेंट आर्टीरियल ब्रांचेस देता है, तो ये आर्टीरियल ब्रांचेस क्या करती हैं, सर्कुलर आर्टरीज देती हैं जो कि यहाँ से स्प्रेड करती हैं बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, और यहाँ पे फिर एक और ब्रांच आई जो कि यहाँ पे जा रहे हैं, अब यहाँ पे जा रहा है। इस ब्रांच ने ये दी दो ब्रांचेस यहाँ, और इस ब्रांच ने दी ये दो ब्रांचेस। तो वो कह रहे हैं कि इनकी जो टिप्स हैं आपस में ऐसे मिल जाती हैं, और जब ये मिल जाती हैं इसके आगे हमारे पास और स्मॉलर आर्टरीज भी निकलती हैं जो कि सप्लाई करती हैं फिर आगे इंटेस्टाइनल विलाय को, कौन कौन से एरिया को सप्लाई करती हैं, अलॉन्ग दी मसल बंडल्स को सप्लाई कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल विलाय को भी सप्लाई कर रहा है, और सबम्यूकोसल वेसल्स को सप्लाई कर रहा है बीनीथ द एपिथेलियम। और ये जो प्लेक्सस है ये सारा ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ मेसेंटेरिक अटैचमेंट बन रहा होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेसेंट्री होती है जो कि बॉडी वॉल से अटैच करी है, यहाँ पे भी मेसेंट्री है, तो दी ऑपोजिट साइड ऑफ मेसेंट्री पे ये आर्टीरियल सप्लाई हो रही होती है। इफेक्ट ऑफ गट एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स ऑन जीआईटी ब्लड फ्लो। या इसमें वो कह रहा है कि एरिया में जितनी एक्टिव
प्रोसेसेस चल रहे होंगे उतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी। जैसे कि अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रही है तो ब्लड फ्लो टू दी विलाई एंड एडजेसेंट जो रीजन्स है ना वहाँ पे सब म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाती है अप टू 8 फोल्ड्स। ठीक है, उसी तरह इंटेस्टाइनल विलाई में भी जब एब्जॉर्प्शन चल रही होती है तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाती है और ये ब्लड सप्लाई विद इन 2 to 4 आवर्स नॉर्मल हो जाती है, बैक टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब वो कह रहा है कि ये इंक्रीज ब्लड फ्लो कैसे हो सकता है, तो उसके 3 मैकेनिज्म्स बताए हुए हैं कि या तो कोई वेसोडाइलेटर सब्सटेंस रिलीज हो जाए फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ जीआईटी, जिनमें कौन कौन से आ सकते हैं, सीसीके, वेसो एक्टिव, इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये सारे जो हैं these are the peptide hormones और ये एज अ वेसोडाइलेटर एक्ट करते हैं और वेसोडाइलेशन कराते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली ल्यूमेन जब ब्रॉड हो जाएगा तो ज़्यादा ब्लड पास करेगा। उसी तरह अगर जीआईटी ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ काइनिन्स रिलीज करते हैं, कैलिडिन या ब्रेडिकाइनिन, तो ये क्या करते हैं, ये भी वेसोडाइलेटर के तौर पे काम करते हैं और वेसोडाइलेशन करवाते हैं, ज़्यादा ब्लड पास करता है। थर्ड इज द डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। जब हमारी बॉडी एक्टिव प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है, जैसा कि रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन अभी हम गट की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव जब प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इन द इंटेस्टाइनल वॉल तो हमारे पास ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाती है इन दी म्यूकोजल मसल्स। और जब ऑक्सीजन डिप्लेशन होती है उसकी वजह से सिग्नल्स जाते हैं जिस जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं। हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। या फिर जब ऑक्सीजन डिक्रीज़ करता है ना, ये एडिनोसिन के लेवल को भी इंक्रीज़ कर जाता है, जो कि एडिनोसिन फिर आगे वेसोडाइलेटर और वेसोडाइलेशन कराता है। नाउ कॉन्ट्रकरेंट ब्लड फ्लो इन विलाई, इसमें वो बस ये बता रहा है कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये दरमियान में हमारे पास इंटेस्टाइनल विलाई प्रेजेंट है, इसकी एक साइड पे आर्टीरियल ब्लड प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे वीनस ब्लड प्रेजेंट है। आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड, ये कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो भी ब्लड इन कैपिलरीज में आता है, आर्टरीज में से आया, ये विलाई को सप्लाई देने की बजाय डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर जाता है वीनस एंड के साथ, और यहाँ पे आइंस की मूवमेंट होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे ब्लड अपवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे कि हमारे पास इस रीनल सिस्टम में भी होता है, किडनी में, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू आइंस जो है ना न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली मूव कर जाते हैं इनटू द वीनस एंड, और यहाँ पे ब्लड को की सप्लाई नहीं मिलती थ्रू द टिप ऑफ विलस और समटाइम्स टू द इंटायर विलस। नॉर्मली तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उसमें इससे कुछ खास फर्क नहीं पता विलाई को, लेकिन कुछ जो पेशेंट्स होते हैं डिजीज पेशेंट्स, उनमें क्या होता है कि अगर विलाई को सप्लाई ना मिले तो दे बिकम डेड और फिर वो काफ़ी नुकसान करते हैं। और जाहिर है जब विलाई को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, सारे विलाई डेड होना शुरू हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास इंटेस्टाइन की जो है एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। या आप कहें कि अगर सारे विलाई डैमेज हो जाएंगे तो इंटेस्टाइनल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब जो है डिमिनिश या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब हमने देखा है नर्वस कंट्रोल ऑफ जीआईटी ब्लड फ्लो, तो इसमें वो कह रहा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है ना, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा कि स्टमक और लो कोलोन से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कराता है। ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज़ कराता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम जब एक्टिव होता है तो ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी तो वो इंटर्न इंक्रीज़ करेंगी ऑफ द इंटर्न ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेंगी। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया, लेकिन जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो इन कंट्रास्ट जो है ना डायरेक्ट स्टिमुलेशन करती है और ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करती है। कैसे, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव होता है और ये क्या करता है, डायरेक्टली वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो गट को कम जाता है, आर्ट्रियोल्स जो है कंस्ट्रिक्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि ये जो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हुआ है ये खुद बहुत नॉर्मल हो जाता है थोड़ा प्रोसेस ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हुआ, टिश्यू इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू डैमेजिंग होती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स अगेन जनरेट होते हैं जो कि जाते हैं हायर सेंटर्स में, और वहाँ से जो ये सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई भी थी ये इनहिबिट हो जाती है और फिर आहिस्ता से ब्लड कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाती है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ नर्वस डिप्रेशन
ऑफ GIT इन अदर पार्ट्स ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, होता यह है कि सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन का एक फ़ायदा ये है कि ये ब्लड फ्लो को इनहिबिट करता है या कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड टू द गट, ताकि जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँच सके इन इमरजेंसी सिचुएशन, या इमरजेंसी ना भी हो, ये जो एक्सरसाइज की सिचुएशन में हमारे पास स्केलेटल मसल्स मोर एक्टिव हो जाते हैं, हमें वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। उसके अलावा हार्ट का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, तो वहाँ पे भी हमें ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, या सर्कुलेटरी शॉक में। इन सारे केसेस में क्या होता है कि हमारे पास गट जो है वहाँ से ब्लड फ्लो इनहिबिट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाता है वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टेक्निक सर्कुलेशन का ब्लड जो है उसको बहुत माइन्यूट अमाउंट्स मेजरली इनहिबिट कर सकती है फॉर सेवरल आवर्स। और ये कैसे करती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देगी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइनल एंड मेसेंटेरिक वेन्स की। ठीक है, वेन्स की इनहिबिशन करेगी, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द गट टू द वाइटल ऑर्गन्स। और कितना ब्लड तकरीबन जा सकता है, 200 to 400 मिलीलीटर्स एक्स्ट्रा ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन्स। यहाँ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे बताइएगा अगर आपको कुछ भी समझ आई हो तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।